आज के लेक्चर के जो मेन टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिजामा की करेक्ट टेक्निक्स क्या हैं, इसकी प्लानिंग बीमारी के एतबार से, मौसम के हिसाब से, पेशे के हिसाब से, मरीज़ के बीएमआई के एतबार से हमने कौन से वक्त में, कौन से महीने में हिजामा करना है और कब नहीं करना। इसके अलावा हम कुछ थोड़ी सी उसकी डॉक्यूमेंटेशन, डिजीज़ के हिसाब से उसके पॉइंट्स, सेक्शन का तरीका और उसका ड्यूरेशन और फॉलोअप के बारे में भी बात करेंगे। इस एतबार से अपनी नौयत का ये एक अहम लेक्चर है जिसमें कि आपको हमने बताना है कि हिजामा की जो रोड मैप है वो ये है कि सबसे पहले हम मरीज़ को थोड़ा सा यानी कि उसके अफेक्टेड पार्ट्स को ड्राई करना, उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज, मूव कराना ताकि पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ जाए और अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर फ्लैशेस यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हम फिज़िकली बढ़ा दें। और ये ख़्याल रखा जाए कि हमें कम से कम 7 मिनट कप जो है वो लगाना है और मैक्सिमम 10 मिनट तक। उसके बाद हम उस जगह को किसी इमोलिएंट से, किसी ऑर्गेनिक ऑयल से उस जगह को हम थोड़ा सा हिजामा के बाद वेट करें ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और हीलिंग फास्ट हो जाए। उसके साथ वेट हिजामा में हम कप और सुपरफिशियल सेक्रीफिकेशन है और फिर उसके बाद कप 1 मिनट के लिए कप लगाकर और उस जगह को वॉश करना है हमने। तो इसको हम एक और लेक्चर में ये आगे चल के दोबारा भी डिस्कस करेंगे। हिजामा के मुआलिज को सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपर सीखनी चाहिए और हम हिस्ट्री टेकिंग क्योंकि एक बहुत बड़ा यानी कि टॉपिक है और यहाँ पे उसको डिस्कस करना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन हिजरी इस पूरी की पूरी हिस्ट्री टेकिंग या रौदात के ये मरीज़ की अहम तरीन बातें हिजामा के हवाले से ये हैं कि उससे मालूम कर लिया जाए कि कितना अरसा पहले उसने हिजामा कराया है। कम से कम एक से दूसरे हिजामा में कम से कम भी 10 से 15 दिन का वक्फ़ा होना चाहिए। कोई दवाइयाँ, ब्लड को पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। एस्प्रिन है, वारफरीन है, हेपारीन है, वेज़ोडाइलेटर्स हैं, इस तरह की पहले हिजामा से एक दिन पहले कोई एंटीबायोटिक तो उसने इस्तेमाल नहीं की। लॉन्ग फास्टिंग तो नहीं है, डिहाइड्रेट तो नहीं है। एग्ज़ामिन में उसके वाइटल्स देख लें। वाइटल्स में रेस्पिरेटरी रेट है, ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, पल्स की टाइप है, स्किन की कंडीशन देख ली जाए, स्किन की सेंसिटिविटी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चेक कर ली जाए और हल्की सी सुई चबोके से स्किन का कोई रिएक्शन देख लिया जाए। पेन देख लिया जाए, ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको पहले पॉइंट आउट कर लिया जाए, न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं, डर्माटोम्स हैं, इन सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाए कि कहीं पे भी कोई ऐसा स्कार या प्रोमिनेंट पेजल्स तो नहीं है, कोई एलर्जिक कंडीशंस तो नहीं है। इसके अलावा ब्लीडिंग रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्लेटलेट, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी देख लिया जाए। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई हफ्ते पहले मरीज़ को कोई बुखार तो नहीं हुआ और अगर वो उसका ब्लड जो है वो ऑलरेडी कम तो नहीं है, हीमोग्लोबिन उसका या आयरन डेफिशिएंसी नीमा या अर्ली ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तो नहीं है। इन सारी चीज़ों की चेकलिस्ट बनाने के बाद मरीज़ को हिजामा की अपॉइंटमेंट देनी चाहिए। उसके बाद इसके बाद हम कुछ रेड फ्लैग्स चीज़ें हैं जिसको बहुत ज़्यादा एहतमाम से देखना चाहिए, जिसमें कि आप देखें कि मरीज़ को कोई एक्टिव फ़ीवर या इंटरमिटेंट फ़ीवर या टाइफाइड या मलेरिया तो नहीं है, या हफ्ता 10 दिन पहले कोई एक्टिव बुखार या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तो नहीं रहा। सेल्यूलाइटिस एक ख़ास किस्म का ज़ख़म है जिसमें कि उसकी अपीयरेंस तो एक छोटे से बॉयल की तरह होती है, लेकिन ये जल्द के नीचे कम से कम 6 से 8 इंच का
दायरा यानी कि होता है और उसमें पस पड़ी हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है ये। तो सेलुलाइटिस एक फोड़ा है ख़ास किस्म का जो जल्द के अंदरूनी सतह पे फैलता है और कोई ज़ख़म तो नहीं है मरीज़ को, किसी किस्म की इन्फेक्टेड स्किन तो नहीं है। तो स्किन को 2-3 मरतबा अच्छे तरीके से वॉश करना और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से स्किन को अच्छे तरीके से व्यू कर लें कि कोई स्कैबीज़ या कोई और किसी किस्म की पैरासाइटिक इन्फेक्शन तो नहीं है स्किन पे। मरीज़ ने मुस्तकिल यानी 5 दिन पहले उसके एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ अगर वो खा रहा है तो हिजामा करने से पहले बंद कर लिया जाए और उसका क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम मरीज़ का लाजमी करवा लिया जाए। अगर उसको सीवियर एनीमिया है तो कभी भी उसको हम हिजामा ना करें। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में और सीवियर वीकनेस में, फेंटिंग में, डिहाइड्रेशन में, पानी की कमी में, अगर उसको हफ़्ता पहले कोई डायरिया की हिस्ट्री है तो या उसको कोई सीवियर ब्लीडिंग हुई है या चोट लगी है तो भी हिजामा नहीं करना चाहिए। इसमें सिनकोप का रिस्क होता है। सिनकोप कहते हैं गशी को, बेहोशी को, के बाज़ औक़ात हम अगर ये सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी पॉजिटिव है तो हिजामा के दौरान मरीज़ बेहोश हो सकता है। डिज़ीज़ वाइज प्लानिंग करना ये भी एक बहुत अहम है। हम जैसे कि जानते हैं कि कायनात के अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रही है इसको हम फ़िज़िक्स कहते हैं, तबैयात। और जो बॉडी के अंदर मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन या एंडोक्राइनोलॉजिकल हार्मोनल मूवमेंट जितनी भी बॉडी में हो रही है इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इन चीज़ों को तबई तौर पे जो चीज़ रिलेट करती है फ़िज़िक्स और फिजियोलॉजी को वो फ़िज़िक कहलाती है, तबीयत कहलाती है। कि तबीयत अपने डिज़ायर्स, अपनी विल, अपनी लाइक डिसलाइक हर थोड़ी देर के बाद चेंज करती है कि अभी मुझे लस्सी पीनी है, मुझे कॉफ़ी पीनी है, मुझे चाय पीनी है, मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना। तो होम्योस्टेसिस या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए तबीयत जो है वो हमारी तबीयत हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा करती है किसी चीज़ के खाने या ना खाने की। और वो ज़ात जो इन सारी चीज़ों को लिंक कर सकता है और इनकी लैंग्वेज को समझ के प्रॉपर एक्शन ले सकता है उसको हम तबीब कहते हैं। तो जो मूवमेंट कायनात में हो रही है वो तबैयात हैं यानी फ़िज़िक्स है, और जो चीज़ हमारे जिस्म के अंदर है वो तबीयत है जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है, फिजियोलॉजी। और इन चीज़ों को लिंक करने वाली कुदरती चीज़ फ़िज़िक है। और इन तीनों चीज़ों को लिंक करना और इनको समझना ये फिज़िशियन का काम है। तो फ़िज़िक्स और फिजियोलॉजी को समझने वाली ज़ात जो है वो फिज़िशियन है। तो अगर कोई शख्स फ़िज़िक्स के ज़रिए से अपनी फिजियोलॉजी को ठीक करना नहीं जानता तो वो मेडिकल मैकेनिक तो हो सकता है, तबीब नहीं हो सकता, फिज़िशियन नहीं हो सकता। तो जैसे कि एक कमरे में शदीद गर्मी थी, किसी शख्स ने दानिश साहब ने सामान भेजा। हाँ, तो किसी शख्स ने अगर मिसाल के तौर पे शदीद गर्मी में सोलर लगा लिया, डीसी एसी इन्वर्टर लगा लिए और उसने अपनी सर्दी को, अपनी गर्मी को सर्दी में तब्दील कर लिया। ऐसे ही तबीब जो है वो अपने मसाइल को वसाइल में कन्वर्ट करना जानता है अगर उसको तबैयात, तबीयत। मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ में अमूमन जिसमें मस्कुलर स्पाज़्म होता है इसमें ब्लड में एसिड रेडिकल्स बढ़े होते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में सौदा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सौदावियत की हालत में कभी भी हम वेट कपिंग नहीं करते बल्कि सिर्फ मसाज कपिंग या ड्राई कपिंग ही की जाती है। लिहाजा इसको हम सुबह में ही यानी कि प्लान करते हैं या जिस वक्त पेन हो, सीवियर पेन में भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। और इसमें कपिंग में 1 से ज़्यादा 8 से 10 कप भी लगाए जा सकते हैं और उनको एंटी क्लॉकवाइज मूव करके और गर्म पानी में एक गौज़ या तौलिया भिगोकर उसके ऊपर रख दिया जाता है और एक्टिव ऑस्मोसिस के ज़रिए जो एसिडिक मादे हैं, सौदावी मादे, वो उसमें गौज़ में जज़्ब हो जाते हैं। माइग्रेन हेडेक की सूरत में ब्लड प्रेशर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्योंकि बढ़ जाता है और उस वक़्त में फिर उसकी ब्लीडिंग को बंद करना बहुत ज़रूरी होता है।
इस तरह के मरीज़ों का ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल है, नींद मुकम्मल ली है, डाइट उन्होंने प्रॉपर चल रही है और उनके गर्दन की रगों में कोई फूलन तो नहीं है और यानी जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, वो ट्रिगर अगर नहीं कर रहा, तो इस सूरत में माइग्रेन और हेडेक के पेशेंट की कपिंग कर सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें डायबिटीज़ है, कुशिंग सिंड्रोम है और बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, इनमें भी कपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान के साथ करनी चाहिए और इन मरीज़ों को हम कभी भी लैब्स के बग़ैर और सारी प्रोटोकॉल्स के बग़ैर कपिंग नहीं करनी चाहिए। उनकी मेडिसिन्स को मॉनिटर करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी देख लिया जाए कि ये मरीज़ इस वक्त किसी कॉर्टिज़ोल लेवल हाई तो नहीं है। ऐसी सूरतों में इन लोगों की कपिंग नहीं करनी चाहिए। नीज़ ये कि हाइपरटेंशन में भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि ऐसे मरीज़ों की कपिंग हमें अगर बहुत ज़्यादा हाई या लो ब्लड प्रेशर है तो हमें कपिंग नहीं करनी चाहिए। और नीज़ ये कि एलर्जिक कंडीशन स्किन का आप देख लें कि उसको कोई रिंग वॉर्म एक्जिमा या सिबोरिक डर्मेटाइटिस या ऐसी कोई कंडीशन स्किन की या फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है मरीज़ को, क्योंकि अगर हमने स्किन का स्वैब कल्चर ना किया और स्किन के लीजन्स को के अंदर कपिंग कर दी तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मरीज़ मज़ीद कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। लिहाजा उससे पूछ लें कि कपिंग से पहले 1 हफ़्ता पहले उसको ख़ारिश या जलन या स्किन के अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं रही या जिसकी वजह से वो यानी कि जो है वो इन्फेक्शन जो है वो कपिंग के कट्स लगने के साथ कहीं ब्लड स्ट्रीम में ना इन्वेड हो जाए और मरीज़ कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाए। इसी तरह से चाँद की तारीख़ों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, तो कपिंग करने वाले हज़रात चाँद की तारीख़ों में अगर सुन्ना कपिंग करनी है तो चाँद की तारीख़ों में, और पेन मैनेजमेंट की कपिंग जो है वो अपनी कंडीशंस के हिसाब से किसी भी वक्त में की जा सकती है। लिहाजा इस टाइम फ्रेम का बहुत सारे मौलिजीन ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर कपिंग के पेशेंट जो है वो पेन के साथ आते हैं, तो उस जगह देख ली जाए कि स्टिफनेस है, वेलनेस है, स्पाज्मोटिक कंडीशन है। अगर उसका सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई है और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम कपिंग कर सकते हैं और सुन्ना तारीख़ें इसमें बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। इन तारीख़ों में पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ जाती है और पेशेंट को हम बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों का और प्रिवेंशन भी है बहुत सारी बीमारियों की और ट्रीटमेंट भी है इन्हीं तारीख़ों में। मॉर्निंग के वक्त जो है वो सबसे बेहतरीन टाइम है क्योंकि इस वक्त कॉर्टिज़ोल लेवल हमारा बढ़ा हुआ होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स बढ़े हुए होते हैं। इस वक्त में कपिंग करना रेस्ट की हालत में मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। या अर्ली इवनिंग में 2 बजे से 5 बजे के दरमियान भी कपिंग की जा सकती है अगर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन असर के बाद कपिंग करना या रात में कपिंग करना मरीज़ के लिए अच्छा नहीं है। और ये एक बार फिर हम अपनी बात को समराइज़ कर रहे हैं कि चाँद की तारीख़ों के हिसाब से डेट सेलेक्ट करना और बीमारी को यानी कि उजलत के साथ कभी कपिंग ना करें कि पेशेंट भागता दौड़ता आ रहा है और वो कह रहा है कि नहीं मुझे फ़ौरन कपिंग करा दो। नहीं, आप बाकायदा उसको पहले डिज़ीज़ वाइज उसकी डाइट सजेस्ट करें, परहेज़ सजेस्ट करें, उसके बाद फिर उसको आप अपॉइंटमेंट दें और अगर अर्जेंसी में आपने उसकी कपिंग कर दी तो उसको फेंटिंग या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वीक पेशेंट है, अंडरवेट है, उसका बीएमआई अगर 20 से कम है तो कभी भी आप उसकी कपिंग प्लान ना करें। अगर थिन है, लीन है और पेशेंट जो है वो अंडरवेट है तो कपिंग नहीं करें। और अगर फास्टिंग में है तो फास्टिंग में डाइट की फ़ास्टिंग ज़रूरी है, पानी की फ़ास्टिंग ज़रूरी नहीं है।
कपिंग से आधा पौना घंटा पहले अगर आपके वेटिंग रूम में पेशेंट बैठे हुए हैं तो उनको 2-3 गिलास पानी पिलवा सकते हैं और गर्म पानी में शहद मिला के भी पिलवा सकते हैं। लेकिन हार्ड डाइट जो है वो नहीं देनी चाहिए। सीज़न में अगर कपिंग की जाए तो जो मिस्री मुआलिजीन हैं, फिजिशंस हैं, कपिंग के एक्सपर्ट्स, वो ये कहते हैं कि कपिंग का बेहतरीन सीज़न जो है वो मार्च से, या कराची के एतबार से फरवरी से लेके जुलाई तक का है, और मार्च से जुलाई तक जो है ये कपिंग के बेहतरीन महीने हैं। मौसम में बरसात में कपिंग करेंगे तो ब्लड हो सकता है ना निकले, बल्कि वाइट कलर का सीरम या सीबम निकलेगा, जो कि मरीज़ के लिए भी ख़तरनाक है और आपके लिए संभालना भी मुश्किल होगा। लिहाजा इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। विंटर सीज़न में अगर आपने कपिंग करनी है तो कमरे का दर्जा हरारत कम से कम 32 तक रखें, उसको गर्म तौलिए से टकोर करें, उसको आधा पौना घंटा वॉक कराएं ताकि पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ जाए, और उसके बाद फिर आप कपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई, लिनियन और वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। अगर ह्यूमिड बढ़ा हुआ है यानी हब्स का मौसम है तो आप बेहतर है कि कपिंग ना करें। अगर करनी है तो ऐसे एयर कंडीशन कमरा हो जिसमें टेम्परेचर मेंटेन हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो रही हो, एग्जॉस्ट फैन हो, यानी 29 के ऊपर एसी चल रहा हो, जिसका वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर हो, तो फिर आप कपिंग कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पेन मैनेजमेंट के लिए। पॉइंट सेलेक्ट करना ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और इसमें बहुत सारे मुआलिजीन गलती कर लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब किसी पेशेंट को अगर मिर्गी की बीमारी है तो लेफ़्ट लेग के लोअर लेग में उसके पिंडली के मसल्स के बीच में कप लगाना बेहतर है। इसके अलावा अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो पॉप्लेटल फोसा में उसकी कपिंग करनी चाहिए, और अगर पेन मैनेजमेंट है तो ड्राई कपिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के साथ करनी चाहिए, और उसमें डाइट का भी ख्याल रखा जाए। मौलिद खून, मौलिद सफ़रा अग़ज़िया जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कपिंग से पहले इस्तेमाल कराई जाएं। ऐसी सूरत में भी कपिंग ना की जाए कि मरीज़ को इसहाल की बीमारी चल रही हो बीच में। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। नीज़ ये कि किसी प्रोमिनेंट वेन के ऊपर कपिंग ना की जाए। कपिंग हमेशा यानी कि जो है वो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कपिंग में कि आपके कट्स जो हैं वो किसी वेज़ल उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, लिम्फेटिक नोड्स नहीं होनी चाहिए, वो कोई ज़ख़म नहीं होना चाहिए, कोई बोन की प्रोमिनेंस ट्यूबर सेल्स बोन के नहीं होने चाहिए। ऐसी चीज़ों को ख्याल रखते हुए आप कपिंग के सेफ और स्किन और फ्लैट एरियाज़ को सिलेक्ट करें। सबसे पहले एक कप लगा लें, एक साथ बहुत सारे कप कभी भी ना लगाएं। पहले एक कप मरीज़ का सिर्फ लगाया जाए, और एक कप की जब कपिंग कंप्लीट हो जाए और मरीज़ आपसे बातें करता रहे, अगर वो मेंटली फ़िज़िकली फ़िट है उस कप में, उसके ब्लड प्रेशर पे कोई ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आई, और वो मज़ीद अगर आप फिर चाहते हैं तो पहले सेशन में एक कप लगाने के बाद फिर मज़ीद जितनी आप अपनी हज़ाकत के साथ समझते हैं उतने कप आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एक वक्त में 3 से ज़्यादा कप लगाना भी अच्छा नहीं होता। ये जो मुआलिजीन एक ही वक्त में 15-15, 20-20 कप लगा देते हैं, ये आने वाले वक्त में मरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है, और फिर मरीज़ का ब्लड उतनी तेज़ी से रिप्रोड्यूस नहीं होता और मरीज़ कई किस्म के बुखारों में या कॉम्प्लिकेशंस में चला जाता है। इस तस्वीर में हमने थोड़ी सी प्रिकॉशंस समझाने की कोशिश की हैं कि पहले तो ये कि आप कंफर्म कर लें स्ट्रिप्स के ज़रिए से कि आपका जो मरीज़ है वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन का या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार नहीं है। उसको HIV, उसको हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस E या मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस, मलेरियल इन्फेक्शन, फ्लेयरेसिस वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी आप डबल ग्लव्स इस्तेमाल करें, यानी कि हम 2 तरह के ग्लव्स यूज़ करते हैं। इस ग्लव्स के ऊपर एक और हम कोटिंग करते हैं ग्लव्स की, और वो हमारे पास डिस्पोजेबल कवर होते हैं, और उसको हम वीडियो में इंशाल्लाह जब हमारे ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के सेशंस होंगे
तो वीडियोस के अंदर हम इसको दिखाएंगे कि किस तरह से वो इसके ऊपर जो ग्लव्स पहने जाते हैं उनके ज़रिए से कप्स को कैसे सेव करके हम डिस्पोज़ करते हैं। तो इसके बाद हम प्रॉपर 7-8 मिनट के लिए कप लगाने के बाद सक्शन करें, जिसमें हमारी सिर्फ उंगलियों के और एक उंगली और एक अंगूठे का, यानी कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है और हमारा थंब है, इसका पहला जॉइंट ही यूज़ होना चाहिए और दूसरे जॉइंट को मूव ना करें। इससे आपकी स्किन की जितनी डिज़ायर्ड डीपनेस है वही होगी, और अगर आपने पूरे हाथ का दबाव डाला या दूसरा जॉइंट इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कट डीप हो जाएगा और आगे कॉम्प्लिकेशंस का मरीज़ शिकार हो सकता है। 7 से 10 मिनट का कप लगाने के बाद फिर वैक्यूम रिलीज़ करें, उसके बाद मार्क करके कट्स लगाकर और उस जगह को साफ़ कर लें और 1 मिनट के लिए फिर दोबारा कप लगा के उस जगह को वॉश करके ड्रेसिंग कर दें। टेक्निक्स हम पहले भी सारी आपके सामने एक और जगह पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये बात इतनी अहम है कि इसको बार बार हमें दोहराना पड़ रहा है। कब से पहले एक जगह का, एक तबीब का, उसके कपड़ों का ऑटोक्लेव ज़रूरी है। सेक्टिफिकेशन बिल्कुल सुपरफिशियल होनी चाहिए, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में और एक और इलस्ट्रेशंस के ज़रिए से और वीडियो के ज़रिए हम दिखाएंगे कि कट कितना डीप होना चाहिए। स्किन की एनाटमी पढ़ाते वक्त हम आपको कट लगाने का तरीका भी इंशाल्लाह समझाएंगे। पहला कप जो है वो 7 से 10 मिनट का और दूसरा कप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाया जाए। उसके बाद स्टेरिलाइज गॉस के ज़रिए से प्रॉपर ड्रेसिंग की जाए और कपिंग के बाद कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप अपने पेशेंट को मॉनिटर करें और हिस्ट्री टेकिंग के वक्त जितनी चीज़ें आपने वाइटल्स किए थे वो कपिंग के बाद भी वाइटल्स करके पेशेंट्स को एक सेटिस्फैक्ट्री स्टेट के अंदर भेजने की कोशिश की जाए। इसके साथ ही मरीज़ का कंसेंट लेना ज़रूरी है, डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद उसकी कंट्राइंडिकेशन की चेक लिस्ट बनाकर और उस चेक लिस्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स प्रॉपर किसी डॉक्यूमेंटेड बुक्स से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए और उसके बाद फिर पॉइंट डिसाइड करने के बाद आपको उनके गैप्स और ड्यूरेशंस का ख्याल रखना चाहिए। और डाइट का इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल है और इसके लिए हम एक अलग से टॉक प्लान करेंगे कि हिजामा से पहले और हिजामा के बाद मरीज़ की डाइट क्या होनी चाहिए और हिजामा के दौरान भी हम क्या कुछ मरीज़ को खिला पिला सकते हैं वीकनेस या फेंटिंग की सूरत में। बेहतर यह है कि अगर फेंटिंग हो रही है तो गर्म पानी में शहद मिला के पिला दें या थोड़ा सा ब्लैक टी का कहवा बना के पिला दें या कोई खजूर खिला दें। इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि हिजामा के रूम में एक वॉश बेसन का होना इंतहाई ज़रूरी है, एंटीसेप्टिक लोशंस का होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर ड्रेसिंग यानी कि जो कपिंग के बाद होती है वो ड्रेसिंग होना ज़रूरी है। और मरीज़ को कपिंग के बाद या पहले कभी भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, हैवी बात नहीं लेना और कोई पस्ट्यूल्स की सूरत में, बॉयल्स की सूरत में, फीवर की सूरत में कभी भी आपने कपिंग नहीं करनी। कपिंग के बाद आप अपने रूम को दोबारा फ्यूमिगेट करें और दोबारा उसको क्लीन करके और वॉश करके उसके बाद 8 से 12 घंटे आप मैक्सिमम के बाद आप उसमें दोबारा ऑपरेशन या हम इन सारी बातों को एक दफ़ा फिर दोहराते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री और हिस्ट्री की 1-2 घंटे की टॉक है, ट्रेनिंग है, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, रिस्क, इन सारी चेकलिस्ट के बाद आप मरीज़ को की फ़िटनेस जो है उसका ख्याल करते हुए कपिंग करेंगे और डेट और अपॉइंटमेंट दे। मरीज़ की मर्ज़ी से कभी भी हिजामा ना करें। आप अपने प्रोटोकॉल्स पर पूरे उतरने वाले मरीज़ों को ही आप हिजामा करें। आपका रूम, आपके कपड़े, आप ख़ुद, आपका पेशेंट स्ट्राइल होना चाहिए और आपके ऑटोक्लेव और सारी चीज़ों को का ख्याल करते हुए कम्पी करेंगे। आपकी जो भी हेल्थ केयर कमीशंस हैं उनके साथ आप ताउन करेंगे, उनकी चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे
और पेशेंट की बाकायदा एक लॉग बुक बनाएंगे कि इस पेशेंट को अगर कोई ना कोई बीमारी है तो उसकी लॉग बुक के ऊपर उसको हाईलाइट करेंगे। और हिजामा करने वाले बाज़ जगह पर असिस्टेंट 8-10 असिस्टेंट होते हैं, हर असिस्टेंट को उस लॉग बुक को देखकर उस मरीज़ का हिजामा प्लान करना है। तो इन सारी चीज़ों को सामने मद्देनज़र रखते हुए हम हिजामा करेंगे। हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेफरेंस थे उसमें जिसमें हमने ये प्रेजेंटेशन बनाने में मदद की, हमारे पास ब्रिटिश कपिंग सोसाइटी यूके, जहाँ मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में ट्रेनिंग कर आया था तुर्की में, और उनसे हमने इस प्रेजेंटेशन को मुकम्मल करने में मदद ली। इसके अलावा कुछ और हमारे रिसर्च आर्टिकल्स थे, उनके ज़रिए से हमने ये सारी प्रेजेंटेशन तैयार की। और आप चाहें तो इन रेफरेंसेस के साथ डिटेल लिटरेचर भी आप रिव्यू कर सकते हैं। आखिर में मैं अपने मुआलिजीन साथियों से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, और ख़ास तौर पे सलीमी साहब की मोहम्मद अहमद सलीमी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक ऐसा परमानेंट प्लेटफॉर्म डेवलप करें या एक हिजामा क्लब जो है वो तश्कील दें, जिसमें हमारे तमाम हिजामा करने वाले साथी जो हैं वो अपनी हिस्ट्रीज़, अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज़, और अगर कोई स्टोरी सक्सेसफुल नहीं है तो भी हमारे मुआलिजीन के लिए काम की है कि किसी पॉइंट पे या किसी मकाम किसी ख़ास दिन में हिजामा करने से अगर किसी मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ गई तो वो स्टोरीज़ भी शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ताकि उस तरह की गलतियों से हमारे बाकी सारे मुआलिजीन हज़रात जो हैं वो बच सकें। कोशिश करें कि आप अपने डाटा जो है वो हमारी नेशनल काउंसिल फॉर तिब की मोहतरमा हलीमा